अबे दुबे क्योंकि ये देख यहाँ कांटे की टक्कर कह रहे हैं प्रभु, तो सातवां द्वार खुल जाएगा। कहानी में कुछ ट्विस्ट आ रहा है, या ये अब चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया है? सबसे जो ड्राइविंग फोर्स होती है कि चुनावी नतीजे दरअसल इस बात पर तय होंगे, वो बात क्या कॉन्क्रिटाइज होती दिख रही है आपको? देखिए, पहले चरण का जब मतदान हुआ था उसके बाद मुझे लगा था कि धीरे इस चुनाव की एक टेम्पलेट सेट हो रही है, और मैंने दूसरे चरण में प्रतीक्षा की, तीसरे में प्रतीक्षा की, मैं प्रतीक्षा करता रहा चौथे चरण तक कि शायद ये टेम्पलेट बदलती है, नहीं बदलती है। लेकिन वो टेम्पलेट बदली नहीं, वो वैसी ही चली जा रही है। और वो टेम्पलेट ये है कि मुझे लगता है कि मतदाता डेमोक्रेसी इस रास्ते पर जा रही थी, उसमें कोर्स करेक्शन कर रहा है। मोदी जी जब 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने देश के लोकतंत्र को अपनी योजना के मुताबिक एक रास्ते पर डाला, और 2019 में और भी ज़्यादा तेज रफ्तार से उस रास्ते पे चलाया। और उनकी योजना है कि अगर वो 2024 में जीत के आ गई तो उसी तरीके से उसी रास्ते से आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता ये है, मेरी बात 100% गलत साबित हो सकती है या आंशिक रूप से सही साबित हो सकती है, कि 2024 के चुनाव में वो उस रास्ते में कुछ परिवर्तन होगा, उस रास्ते में कुछ संशोधन होगा। कितना होगा, क्या होगा, ये बात की बात है। और इसमें वो संशोधन जो है, मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार चलाई है, इस संशोधन की इबारत उस पर लिखी हुई है। मतलब संविधान एक सेंट्रल थीम देख रहे हैं आप? संविधान एक सेंट्रल थीम है, बेरोजगारी एक सेंट्रल थीम है। और बेरोजगारी एक ऐसी चीज है, इसमें कई चीजें जुड़ गई हैं आपस में आके। और सबसे बड़ी जो चीज है, जिसको 2016 में मोदी जी ने किया था नोटबंदी, उसका इम्पैक्ट न 2017 के यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव पे आया, न 2019 के लोकसभा चुनाव पे आया। उसका इम्पैक्ट अब आया है जाके। और बहुत सारी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी भी उसमें जुड़ गया। जीएसटी भी जोड़ दी है। तो बेरोजगारी का प्रश्न जो है कि उससे हमारा जो असंगठित क्षेत्र था वो पूरी तरीके से ढह गया, जिसमें 94% लोगों को, श्रम शक्ति को रोजगार मिल रहा था। और उससे बेरोजगारी जो प्रबल हुई वो अब सबको दिखने लगी है। 2019 में 4% लोग कह रहे थे 2019 में जहां राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा था, यहां अग्निवीर को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया, 4 साल की जो नौकरी मिलने की बात, वो भी बेरोजगारी से जुड़ गया। हाँ, अग्निवीर का मसला जो है ना, वो भी बेरोजगारी के साथ जुड़ गया। उसमें रक्षा सेनाएं भी उसमें आ गई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक साथ जमा। फिर एक किसान आंदोलन का प्रश्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली का बाहरी इलाका, हरियाणा, पंजाब, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का, जो कि मोदी जी के लिए बड़ा जरखेज क्षेत्र था, इस क्षेत्र में किसान आंदोलन से जो नाराजगी हुई, 100% स्ट्राइक रेट था ना। 25 की 25 राजस्थान, 7 की 7 दिल्ली, 10 की 10 हरियाणा, 4 की 4 उत्तराखंड, 5 की 5 उत्तराखंड, 4 की 4 हिमाचल। ये जो एक बहुत जरखेज इलाका था, इसमें भी वो उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप इन प्रमुख मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों पे अगर मान रहे हैं, पर मैं पलटकर विनोद अग्निहोत्री अगर ये कहूं, ये मुद्दे तो तश्तरी पर सजे हुए थे पहले दिन से, पर अटकता भटकता लटकता ध्वस्त परास्त जो विपक्ष था, क्या वो परोस पाया? या ये हम कह दें कि भाई जनता ने चुनाव लड़ दिया, तो बीजेपी की संगठनात्मक जो ताकत है, जो करिश्माई नेतृत्व है, क्या उस पर इतना भारी पड़ सकता है? जनता का ये गुस्सा भी थोड़ा, ये मतलब पचाने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होने लगती है। देखिए संदीप भाई, ये जो चुनाव है, जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि इसके केंद्र में मोदी जी हैं, निश्चित रूप से मोदी जी चुनाव के केंद्र में है। लेकिन ये चुनाव मोदी बना मुद्दों का बन गया। सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि मोदी जी को तीसरी पारी देनी है, जबकि विपक्ष ने वो सारे मुद्दे उठाए। और पहली बार शायद 2014 और 19 के बाद संजय और प्रभु जी और अभय जी और विजय जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, सत्ता पक्ष उसका जवाब देने में ही उसे समय बिताया। नहीं, नैरेटिव विपक्ष ने बनाया जो आप कहते हैं, मैं ये कहूं वो संयोजक अपना तय नहीं कर पाए। इंडिया का भी एक मुकम्मल ढांचा, एक खाका अख्तियार नहीं कर पाया। कोई मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। मुद्दे भी बीच बीच में 4 चरण बाद, 3 चरण बाद याद आता है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि 5 किलो अनाज की जगह हम 10 किलो दे देंगे। खटाखट फटाफट ठकाठक वो भी बाद में आता है कि 8,500 रुपए जाएंगे। नहीं संदीप, सिर्फ 10 किलो आटा मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी के आप भाषण सुनिए, और उन भाषणों को बाद में तेजस्वी और अखिलेश यादव ने भी फॉलो किया। संविधान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, गरीबी के, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा,
और कांग्रेस के घोषणा पत्र के 5 मुद्दे, पहले भाषण से लेकर के आखिरी भाषण तक वो मुद्दे उसमें शामिल रहे, और मैंने तो लगातार फॉलो किया। कांग्रेस के पास और संगठन विपक्ष ने उन्हीं कहाँ है? मुद्दों उठाया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का प्रोग्राम किया। 2.36% वोट बैंक रह गया, तो वो सुनने में आकर्षक लगते हैं मुद्दे, ऐसी बात नहीं है, और सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। देखिए सर, एक फर्क है उसका। हाँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्लेयर नहीं थी सरकार बनाने के लिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्लेयर है इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी के नाते, और जब प्लेयर आप होते हैं तो आपके साथ वोट जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2 प्लेयर थे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और उनका कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया हो, बाय डिफॉल्ट कारवां बढ़ता चला गया, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि लोग आज जुड़ते गए, कारवां बनता गया, वाली तरीके से चुनाव लड़ा गया। और आप विपक्ष के किसी भी नेता से बात करिए, उसका कहना है कि चुनाव पार्टियों नहीं जनता ने लड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि मुद्दे जनता के बीच में गए हैं। अब नतीजा क्या होता है तो 4 जून को हम लोग को पता लगेगा। तो लेकिन पहला अनुमान तो हम कल देंगे, और अंतिम परिणाम इनमें भी क्या फर्क काफी हो सकता है, ऐसी आशंका आप जाहिर करेंगे? प्रभु जी जैसे सबसे अनुभवी आदमी ये मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, हाँ, तो उनसे अलग होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी वो है, और जब वो इस बात को मान रहे हैं तो मुझे तो लगता है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।